मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना लेक्चर 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना जो अब कंटेंट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें अब थोड़ा हम डीप में जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, कभी भी सिलेक्शन की बात आती है ना, और दूसरा आता है अरेंजमेंट। सिलेक्शन मतलब क्या है? सिलेक्शन मतलब आपको सिलेक्ट करना है, और उसको ऑलवेज, सपोज आपको एन थिंग्स में से आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो वो कहलाएगा एन सी आर। ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है, वो मोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं करता है, वो सिलेक्शन के बाद ही अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। अब अरेंजमेंट का जो, ये सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सपोज मुझे आर चीज़ों को, सिर्फ आर चीज़ों को अरेंज करना है, तो उसको कहते हैं आर फैक्टोरियल। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे एन चीज़ों में से आर चीज़ों को अरेंज करना है, अब समझिए, एन में से आर को अरेंज करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? समझो मेरे पास 10 डिफरेंट कलर की बॉल पेन है, डिफरेंट कलर की बॉल पेन है। ओके, ओके, फिर से देख लेते हैं। देखो, दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है सिलेक्शन। देखो, अरेंजमेंट जो है और एक है सिलेक्शन। अरेंजमेंट जो है ना, कोई डायरेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अरेंजमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट याद रखते हैं लोग, कि अगर मुझे आर चीज़ों को अरेंज करना है, तो उसको लिखूंगा मैं आर फैक्टोरियल। ठीक है। और सिलेक्शन मतलब क्या है, कि अगर एन चीज़ों में से मुझे आर चीज़ों का सिलेक्शन करना है, एन में से आर का, तो उसको मैं लिखूंगा एन सी आर। बस यही कॉन्सेप्ट मैक्सिमम यूज होना है ना। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर,
ये जो एनसीआर हुआ वो तो कॉम्बिनेशन हो गया, संचय हुआ, ठीक है। तो फिर एनपीआर तो आया ही नहीं, तो एनपीआर आता ही नहीं है, एनपीआर का यूज ही नहीं करते कोई, है ना। एनपीआर का करना है यूज, तो वो कैसे करते वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि एन चीजों में से आर चीजों को अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज एनपीआर, यस इट इज एनपीआर, और हम लोग लिखते भी है कि इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग ये नहीं करते हैं। और जो मतलब जो हायर स्टडीज में जाते हैं ना, तो वो ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या डायरेक्ट यूज करते ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला के बेस पे बना के दे देते हैं कि ये एक फॉर्मूला है, लेकिन यूज तो ये एनसीआर का ही करते हैं। तो इनके बगैर एन में से आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो ये एनपीआर के बगैर मतलब यूज कैसे करें। तो वो ऐसे यूज करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि एन में से मुझे आर चीज़ों को अरेंज करना है, मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, अरेंज कब कर पाऊंगा। सब समझो एन बच्चे हैं, एन बॉयज आर थे, ठीक। अब एन बच्चों में से एन की जगह पे ले लेते हो 10 बच्चे हैं, चलो। तो 10 में से मुझे 6 बच्चों को एक रो में बिठाना है, एक रो में बिठाना है, ठीक है, एक हार में बिठाना है, एक लाइन में बिठाना है, ठीक। तो 10 में से 6 बच्चों को बिठाना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ये प्रोसेस करेंगे कि पहले तो 10 में से 6 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये 6 बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनको हम अरेंज करेंगे। ये प्रोसेस ऑलवेज यूज करते हैं, डायरेक्ट ये नहीं करते। एक्चुअली डायरेक्ट तो यही आता है कि 10 में से 6 बच्चों को आपको अरेंज करना है, तो आप डायरेक्ट 10p6 लिख सकते हो। 10p6 मतलब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, जो आया वो अपना आंसर, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ये करते हैं, क्या करते हैं, पहले 10 में से 6 को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मतलब क्या हो गया 10c6, ठीक है। और फिर वो जो 6 जो सिलेक्ट हुए वो 6 लोगों को अरेंज करते हैं। अब आर लोगों को अरेंज करना है तो आर फैक्टोरियल, तो 6 बच्चों को अरेंज करना है तो वो 6 फैक्टोरियल। अब 10c6 का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल, और इंटू 6 फैक्टोरियल ऊपर है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो देखो अपना क्या आंसर आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, यही आंसर आया ना। ये अपना डायरेक्ट आता है, कोई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो डायरेक्ट आता है, यही इसका ही यूज़ करते हैं। ऐसा है, सही है, राइट है, लेकिन ऐसा करते नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसका ही यूज़ करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मतलब पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, पहले हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पार्ट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमें अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फ्रॉम, ऑफ नहीं लेकिन फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time, ठीक है, at a time when a particular object is to be always included, is to be always included, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी में भी आता है, ठीक है। अपॉन एन कर दो तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इन ईच अरेंजमेंट, इन ईच अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, चलो अब इसको पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस मीन, सी इज इक्वल टू, ओके। चलो देखो क्या कहता है कि मेरे पास n थिंग्स है, ठीक है, उनमें से
ये देखिए ये n थिंग्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट मतलब आप उसको मतलब सेपरेट कर सकते हो कि भाई ये एक चीज़ है, एक चीज़ है, ठीक है। n बच्चे भी हो सकते हैं, n डिफरेंट कलर की बॉल पेन्स भी हो सकती है, कुछ भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। उनमें से आप r चीज़ों को देखो, टेकन r एट अ टाइम, r चीज़ों को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड। ये जो आर चीजें हैं उनमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब चलो समझते हैं, समझो कि आपके क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 60 है, 60 स्टूडेंट्स है, सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स। उनमें से मुझे 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 10 बच्चों को मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब ये तो डिफरेंट ही हुए ना, 60 स्टूडेंट है तो डिफरेंट ही, ठीक है। उनमें से मुझे 10 को सिलेक्ट करना है और फिर वो 10 को अरेंज करना है, एक रो में बिठाना है। यहाँ तक तो सब सही जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब क्या है कि ये 60 बच्चों में आप समझिए कि चलो एक बच्चा है, सपोज चलो ले लेते हैं हम, ये सत्यजीत। तो सत्यजीत एक ऐसा बच्चा है कि ये एक्चुअली अगर मैं सत्यजीत को अंदर से अलग निकालता हूँ, मतलब सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो बाकी 59 बच्चे बचे, 59 स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे, ठीक है। तो मतलब ये 60 बच्चों में सत्यजीत भी है। अब ये मैं 10 का सिलेक्शन करूँ तो ये 10 में वो सत्यजीत हर बार होना चाहिए, हर सिलेक्शन में होना चाहिए, और अरेंजमेंट में भी हर बार होना चाहिए। आप समझिए क्या कह रहा है। हम्म, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर पर्सन इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट में वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये अपना मतलब क्वेश्चन है। तो अब इसको मतलब इसकी फॉर्मूला कैसे बनाए, ओके। तो देखो, पहले तो मुझे एन में से आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट सोचूं या फिर डायरेक्ट एन में से आर चीज़ों को अरेंज करूं, ठीक है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ओके। तो एक बात ऑलवेज याद रखना है हमें कि ये जो अपना एनपीआर का फॉर्मूला है, जो एनपीआर का फॉर्मूला है और ये जो एनसीआर का फॉर्मूला है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एनसीआर के फॉर्मूले में आप अगर मतलब लिखना है तो इनटू अगर मैं आर फैक्टोरियल करूँ ना तो एन पी आर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आपने इंटू आर फैक्टोरियल एक ज़्यादा किया, ये वाला एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो ये जो फॉर्मूला आया तो अपना एन पी आर का आ गया। ये हमें याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है ये चीज़, ओके। चलिए तो समझते हैं। देखो क्वेश्चन में वापस समझना कि क्या कह रखा है क्वेश्चन में, कि भाई मेरे पास 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है, एन पर्सन है, एन डिफरेंट थिंग्स है, 60 स्टूडेंट्स है, उसमें एक सत्यजीत भी है, ठीक है। मुझे 60 में से 10 बच्चों का सिलेक्ट करना है। अगर अगर ऐसे ही 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है तो वो तो कोई भी 10 आ सकते हैं, 60 में से 10 को सिलेक्ट करना मतलब कोई भी 10 आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो 10 में ऑलवेज सत्यजीत आना चाहिए, मतलब बाकी के 9 कोई भी आए, लेकिन एक बच्चा सत्यजीत तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये 10 का सिलेक्शन हुआ, अब वो 10 को मुझे अरेंज करना है, तो वो अरेंजमेंट में सत्यजीत होगा क्योंकि वो सिलेक्शन में भी है, ठीक है। तो इसको मतलब हम कैसे लिखें, देखो तो आप देखिए, एक बात आप समझिए, ये जो एन डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, उनमें से मुझे आर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर वो आर को अरेंज करना है। लेकिन अब एक बात समझिए ना, तो मेरे पास एन थिंग्स नहीं है, मेरे पास ये जो एन थिंग्स है ना, उसको मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एक वन थिंग जो फिक्स है, जैसे कि सत्यजीत, ये फिक्स है, ये तो मुझे लेना ही है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। और बाकी के जो n माइनस वन थिंग्स है वो जो होगी वो, ठीक है। अब मुझे आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है, फिर उनको अरेंज करना है। तो देखो, आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है मतलब ये हो गया कि भाई ये इसको तो सिलेक्ट करना ही है, एक को तो, ठीक है, और इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है आर माइनस वन चीज़ों को, इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है
r माइनस 1 चीजों को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हो गया, ये तो फिक्स है, ये तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इसको तो मुझे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब ऑलवेज इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक फिक्स हो गया, तो बाकी के r माइनस 1 को ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मतलब ये दोनों मिलके कितने हो गए, तो ये हो गए r। अब ये r चीजों को मुझे अरेंज करना है, मतलब ये प्रोसेस मेरा चल रहा है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखो पहले तो मुझे ये एक चीज में से एक ही चीज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो मतलब मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं जो इज इक्वल टू लिखता हूँ, है ना, इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आप देखिए मुझे एक चीज में से एक चीज को सिलेक्ट करना है, तो मतलब क्या होगा 1c1, एक में से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनटू, और साथ में दूसरा क्या करना है, ठीक है, साथ में मतलब एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो साथ में ये करना है कि n माइनस 1 में से मुझे r माइनस 1 चीज़ों को भी सिलेक्ट करना है। चलो तो वो भी कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पे इनटू करके आएगा n माइनस 1 में से मुझे r माइनस 1 चीज़ों को भी सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, तो अब मुझे ये करना है कि ये जो मेरी टोटल r चीज़ें बनी, ये r माइनस 1 प्लस 1 मतलब r हुआ, ये r चीज़ें बनी, उनको अब मुझे अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब r फैक्टोरियल, तो इनटू आएगा r फैक्टोरियल। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1c1 तो 1 ही होगा, तो अपना फॉर्मूला बनेगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला बनेगा, बस यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैंने अभी आपको कहा कि जो NPR है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एन सी आर, ऐसा आप लिख सकते हो। तो एक काम करता हूँ, देखो ये r फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हो, ये तो फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, इसको ब्रेक करना है। और ये है मेरा इंटू करके n माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मेरा NCR में यहाँ पे r है, ठीक है, और वही r का यहाँ पे फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये NCR मिट के वो NPR बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे r माइनस 1 है और वही r माइनस 1 यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो ये पूरा मिट के क्या बन जाएगा, NPR। तो ये पूरा जो है वो मिट के बन जाएगा C का P बन जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया, तो इज इक्वल टू r इंटू, देखो ये n से है स्टार्ट हो रहा है तो वो NPR बन रहा है, अपना n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस 1 P r माइनस 1, यहाँ r है तो r बन रहा है, यहाँ पे यहाँ r माइनस 1 तो r माइनस 1। इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला अपने पास दो आता है, एक फॉर्मूला क्या आता है, r इंटू एन माइनस 1 P r माइनस 1, ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आता है ये वाला, है ना। लेकिन ऑलवेज यूज यही फॉर्मूला करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, परम्यूटेशन का यूज नहीं करते। फॉर्मूला बना के तो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन यूज किसका करते हैं, तो ऑलवेज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलो अब एक क्वेश्चन करता हूँ, और मतलब आपको मतलब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए, नंबर ऑफ वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, JEE के लिए भी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, मतलब पहला 0 नहीं होना चाहिए। कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 to 9, ठीक है, 0 से 9 का यूज करते हुए हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। अगर पहला 0 होगा तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ये हमें मालूम है। कंडीशन अब दे रखी है, इफ डिजिट 7 is to be included in each arrangement, चलो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है 0 to 9 यूज करके। अब ये नहीं लिखा होता ना,
कि भाई ये कैन बी फॉर्म यूजिंग, तो मतलब वो भी 0 to 9 ही हम समझ लेते हैं, क्योंकि डिजिट तो 0 to 9 होती है ऑलवेज। इफ डिजिट 7 इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मतलब हर एक अरेंजमेंट में 7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करने के लिए दूंगा, और मुझे देखना है कि कौन सा बच्चा उसको स्पीडी कर सकता है। ओके, तो देखिए समझिए कैसे करना है। तो देखो, मुझे पहले तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो मेरे पास तो दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। ठीक है, क्या होगी कि अगर पहला ज़ीरो हो सकता है, अरे सॉरी, पहला ज़ीरो मतलब नहीं आना चाहिए, मतलब ठीक है। और अगर पहला ज़ीरो नहीं है तो क्या है, और अगर पहले मतलब ज़ीरो आता है तो मतलब उसको मतलब कैसे मतलब हमें रिमूव करना है। चलो ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, कि भाई अगर पहला ज़ीरो नहीं है, ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स, ये जो 5 डिजिट नंबर है, ये जो तरीका है ना हम यूज़ नहीं करेंगे एक्चुअली। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट में सपोज ज़ीरो इज इंक्लूडेड, ज़ीरो इंक्लूड है, ज़ीरो इज इंक्लूडेड एंड 7 इज फिक्स, 7 तो फिक्स है, अपनों के कह ही रखा है अपने पास कि भाई 7 इज फिक्स, 7 तो आना ही चाहिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी है जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो नहीं है सपोज। ठीक है, अब जीरो इंक्लूडेड है मतलब जीरो पहला नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। जीरो नॉट इंक्लूडेड मतलब जीरो ही नहीं है, जीरो ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला जीरो होगा उसका वो जो मतलब जो डर रहता है वो रहेगा ही नहीं। लेकिन 7 इज फिक्स। चलो ये दो चीज़ अपनी हो गई। ठीक है, अब देखो जीरो इज इंक्लूडेड, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है जीरो इज इंक्लूडेड, ठीक है, एंड 7 इज फिक्स, एक अपना ये पार्ट हुआ। और दूसरा आया जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एंड 7 इज फिक्स, 7 तो फिक्स ही है। चलो आप ये पार्ट हो गए अपने पास, दो पार्ट। ओके, तो अब देखो जीरो इज इंक्लूडेड मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, तो जो मतलब उसको मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है जो मतलब मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो मेरे पास अ, देखो जीरो इंक्लूडेड 7 इज फिक्स, मतलब दो नंबर फिक्स हो गए मेरे। एक तो जीरो इंक्लूडेड है तो जीरो भी मतलब होगा, ठीक है, वो जो 5 डिजिट नंबर में जीरो भी एक होगा और 7 भी होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे दो डिजिट तो फिक्स हो गए, मतलब 2 डिजिट्स आर फिक्स। कौन सी दो डिजिट हो गई, एक जीरो और एक 7। ठीक है, अब जीरो पहला आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मेरे दो डिजिट फिक्स हो गई। तो मतलब ये हो गया कि अब मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे और 3 डिजिट चाहिए। और कितनों में से चाहिए, 8 में से। क्यों 8 में से, क्योंकि मेरे पास तो 0 से लेके 9 तक नंबर है। ठीक है, ये 0 से लेके 9 तक नंबर है, उसमें यहाँ पे ये मतलब पॉसिबिलिटीज में जीरो इंक्लूडेड, 7 तो फिक्स है, तो मतलब दो नंबर तो मेरे फिक्स हो गए। तो बाकी की जो 5 डिजिट, मुझे 5 डिजिट के लिए कि बाकी की जो मुझे 3 डिजिट लेनी है वो 1 2 3 4 5 6 और 8 9 में से लेनी है। ठीक, तो वो 3 डिजिट लेनी है, वो बाकी की 8 डिजिट में से, ये 6 और ये 2, मतलब 8 डिजिट में से 3 लेनी है, तो मतलब वो होगा मेरा 8C3, 8 में से 3 का सिलेक्शन। मतलब ये 3 डिजिट कौन सी आएगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 8 9 में से आएगी। मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ कि वो 3 डिजिट ABC होगी। अब ABC मतलब इनमें से होगी, 1 2 3 4 5 6 और 8 9 में से। ठीक है, अब मेरे पास डिजिट कौन सी हो गई, मतलब तो मेरे पास डिजिट हुई, जीरो तो थी, ये 7 भी फिक्स था और ABC आया। अब इनमें से मुझे नंबर बनाना है, तो मैं नंबर कितनी तरह से बनाऊंगा। ठीक है, तो नंबर कितनी तरह से बनाऊंगा, तो मेरा सिलेक्शन जो मतलब जो नंबर बनेंगे वो 5 डिजिट नंबर होने के कारण ये पहला जो प्लेस है वो मैं 4 तरीकों से भर सकता हूँ, ये 4 तरीके, जीरो नहीं होगा। दूसरा प्लेस है वो मैं वापस 4 तरीकों से ही भर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया, समझो ए यूज़ हो गया, तो अब तो बाकी के 4 में से ही आएंगे। अब टोटल मेरी 5 डिजिट थी, उसमें से 2 डिजिट मैंने यूज़ की, तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़। 5 में से 3 डिजिट यूज़ की, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़। 5 में से 4 डिजिट यूज़ की, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटीज़। तो अपना आंसर क्या आया, 4 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, 4 4 16, 3 48, 2 96। मतलब अपना टोटल जो मतलब प्रोसेस हुआ,
वो प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज क्या हुई, तो पहली प्रोसेस तो ये हुई कि HC3, पहले तो ABC हमने निकाले इनमें से, ठीक है, तो पहले HC3 का प्रोसेस हुआ और फिर वो नंबर्स, वो 96 मतलब पॉसिबिलिटीज और आई, तो इनटू करके 96, क्योंकि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ये पार्ट भी हुआ अपना और ये पार्ट भी हुआ, पूरी प्रोसेस खत्म होने में मुझे 2 पार्ट लगे, और 2 पार्ट लगे मतलब वो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हुआ, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो अब यहाँ पे 0 इज फिक्स, मतलब एक ही डिजिट फिक्स है, 1 डिजिट इज फिक्स, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, सॉरी, तो मतलब 7 इज फिक्स, मतलब एक ही डिजिट फिक्स है, तो मतलब हमें 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट चाहिए ना, लेकिन वो 4 डिजिट में ये देखो 7 इज फिक्स, 0 इज नॉट इंक्लूडेड कह दिया है, मतलब हमारे पास अब 10 डिजिट नहीं है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब अपने पास 9 डिजिट है, उनमें से 7 तो फिक्स है, तो मतलब बाकी कितने बचे, 8 डिजिट बची, 1 2 6 8 9, मतलब 8 डिजिट बची, और 8 में से हमें सिलेक्ट करनी है 4 डिजिट, क्योंकि एक ही डिजिट अपनी फिक्स हुई है 7 ही, बराबर, तो वो 4 डिजिट हुई सपोज ABC, ठीक है, तो मतलब वो कौन सी हो गई, तो 7 तो फिक्स था और साथ में आया ABCD में लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 8 9 में से 4 डिजिट, ठीक है, तो ये 7 ABCD हुआ, और अब ये 5 डिजिट को मुझे अरेंज करना है, तो डायरेक्ट ये 5 जीरो का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट मैं अरेंजमेंट को लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, क्यों, क्योंकि पहले प्लेस पे 5 परसेंटेज आएगी, दूसरे पे 4 आएगी, तीसरे पे 3 2 और 1, 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 5 फैक्टोरियल 120 हुआ, तो मतलब ये टोटल प्रोसेस मेरी कंप्लीट होगी, टोटल प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस, ठीक है, तो ये प्रोसेस करने में मुझे पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब 2 पार्ट में मेरी प्रोसेस हो रही है, तो HC4 इंटू ये 125 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये अपना हुआ, तो इज इक्वल टू, यहाँ का इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, तो HC3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, वो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 56, तो 56 इंटू 96, तो ये मतलब मल्टीप्लीकेशन मेरा आ रहा है 5376, ठीक है, अब HC4 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो वापस 8 7 से 56 हो जाएगा इंटू 120, मतलब ये हो गया मेरा 8400, ठीक है, अब अपनी प्रोसेस ये तरीके से भी हो सकती है या फिर ये तरीके से भी हो सकती है, बीच में है और का मतलब होता है ऑलवेज प्लस, और का मतलब होता है प्लस, मतलब इन दोनों का हमें प्लस करना है, बराबर, तो अगर इन दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू, क्या था नंबर कौन से थे, एक था मेरा 5376 था और एक था 8466, ठीक है, ये दोनों का प्लस करता हूँ तो ये आएगा 6, ये 7, 3 + 4 7 और 5 + 8, मतलब इतनी पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन ये जो तरीका है ना वो थोड़ा मतलब बराबर है लेकिन थोड़ा टफ है, हम एक और तरीका करते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला अपनी क्या थी, फार्मूला क्या थी कि भाई पहले तो आप जो टोटल डिजिट्स है एन डिजिट्स है उनमें से मुझे आर को सिलेक्ट करना है, और उनमें मुझे ये आर जो सिलेक्शन है उसमें एक चीज फिक्स चाहिए, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या था ये वाला कि भाई सिलेक्ट करो ना, तो ये एक यहाँ से भी माइनस कर लो, यहाँ से भी माइनस कर लो, मतलब क्या हो गया n-1 CR-1, ठीक है, तो n-1 CR-1 और फिर इनटू करके ये पूरी आर चीज़ों को अरेंज कर लो, तो मतलब आर फैक्टोरियल, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, उसका अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ ना तो देखो बहुत इजी रहेगा, देखिए मेरे पास क्या था, टोटल 5 डिजिट्स है, ठीक है, मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है 0 to 9 में से 7 इंक्लूडेड इन ईच केसेस, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मेथड पे ध्यान दीजिएगा, और यही मेथड से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करने के लिए दूंगा, ओके, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स है, कौन सी डिजिट्स है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है, ये 0 से लेके 9 तक मेरे पास 10 डिजिट्स है, ओके, तो मतलब n इक्वल टू मेरा 10 हो गया, उनमें से मुझे 5 डिजिट को सिलेक्ट करना है, मतलब 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है,
तो पहले 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन 7 फिक्स है। ठीक है, तो मेरा r इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो मेरी फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगी मेरी, तो टोटल नंबर्स, देखिए ये टोटल नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली गलत है, नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी टोटल नंबर्स मेरे क्या बनेंगे, तो टोटल नंबर्स मेरे बनेंगे आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है अपनी, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये अपना फॉर्मूला है। तो आर फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन मतलब 9, सी आर माइनस वन मतलब 5 माइनस वन मतलब 4। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हुआ। ओके, तो इतना अपना है। अब ये जो मतलब बनाया ना, इसमें एक गड़बड़ है, एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैंने जो 10 डिजिट में से डायरेक्ट मतलब समझो कि एक डिजिट मैंने सेपरेट कर ली, तो कौन सी सेपरेट की मैंने, तो एक्चुअली ये एन माइनस वन और आर माइनस वन किया, तो मतलब उसमें से मैंने 7 को निकाल दिया एक्चुअली, क्योंकि मेरी 7 पर्टिकुलर डिजिट थी। ठीक है, तो बाकी की 9 डिजिट को मैंने डायरेक्ट 9 में से 4 को सिलेक्ट कर दिया और उनको अरेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही हुआ ना, 9C4 मतलब 9 में से 4 को अरेंज किया, सिलेक्ट किया पहले, और वो 4 और ये एक 7 मतलब 5, उनको मिला के डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल कर दिया। अब एक पॉसिबिलिटी आती है इसमें, और वो पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है, कौन सी, कि ये जो 4 नंबर सिलेक्ट किए ना, उनमें जीरो भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो जीरो हो सकता है, सपोज जीरो हो सकता है, तो वो जीरो जो है, सपोज वो जीरो अगर मेरा पहला आया तो आप समझो, ये जो मैंने 4 नंबर सिलेक्ट किए, जो मैं 4 डिजिट सिलेक्ट की मैंने, ठीक है, वो 4 डिजिट में एक डिजिट जीरो भी हो सकती है। ओके, चलो वो एक डिजिट जीरो भी हो सकती है, और दूसरी शक्यता, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जीरो यहाँ पे मतलब ये जो मैंने अरेंजमेंट किया डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल, उसमें डायरेक्ट पहला जीरो भी आ सकता है। तो मतलब ये जो मतलब मैंने लिखा उसमें ये वाला केस भी आ गया, और ये वाला केस मुझे देता है कि भाई ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया भाई। ये जो मतलब केस आ गया, ये 4 में से कहीं भी एक जगह पे 7 तो है, मतलब मेरा क्वेश्चन की जो मतलब जो कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 7 है, एक डिजिट 7 होनी चाहिए, वो हो रही है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई जीरो पहले आ गया, तो जीरो पहले आ गया तो वो तो 4 डिजिट नंबर हुआ। मतलब आप फिर से समझिए कि ये जो मैंने 9 में से 4 डिजिट को सिलेक्ट किया 7 को छोड़ के, ठीक है, तो उनमें से एक जीरो हो सकता था, हो सकता है, हो सकता है, और वो जीरो पहला भी आ सकता है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी को मुझे निकालनी है, कौन सी पॉसिबिलिटी को, कि जिसमें जीरो फिक्स है। अब देखो ये पॉसिबिलिटी को मतलब इनमें से ये तो बहुत सारे, अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो 9 में से 4 नंबर सिलेक्ट किए उनमें जीरो है ही नहीं, और एक 7 भी जीरो नहीं है, तो मतलब वो डायरेक्ट अपने 5 डिजिट को सिलेक्ट किया, तो ये मतलब वो उस टाइम वो राइट है। लेकिन एक जीरो भी पॉसिबिलिटी तो है ना, तो वो पॉसिबिलिटी को निकालना है कि भाई जीरो पहला होगा उसकी पॉसिबिलिटीज। तो मतलब एक बात समझो कि जीरो इज ऑन फर्स्ट प्लेस, ऐसी पॉसिबिलिटीज जितनी होगी वो हमें निकालनी है, बाकी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे है, तो क्या हो गया मालूम है, हमारा जीरो जो है ना, ये भी फिक्स हो गया और 7 भी फिक्स हो गया, दो नंबर मेरे फिक्स हो गए, क्योंकि जीरो तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स है और 7 भी तो है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरी ये फॉर्मूला क्या कह रही है, तो अब मेरे टोटल नंबर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, तो देखो मुझे 3 ही नंबर सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 नंबर तो मेरे फिक्स हो गए, तो 3 नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब क्या हो जाएगा 8C3। ओके, इनटू मुझे अरेंज कितने नंबर को करना है, तो सिर्फ 4 नंबर को। क्यों 4 नंबर को, क्योंकि जीरो तो फिक्स है ना, जीरो का तो प्लेस फिक्स ही है। अब ये 4 नंबर को अरेंज करना है, तो एक 4 नंबर में से एक 7 होगा, और बाकी के तो इन 3 जो भी होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 और 8 9 में से जो होंगे वो, तो बाकी के मतलब 3 नंबर को, ठीक है, मुझे अरेंज करना है, और ये 7 मतलब टोटल 4 नंबर को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब ये हो गया कि इनमें ये नंबर्स ज़्यादा थे, ठीक है, तो वो निकालना है, तो मतलब देयर फॉर टोटल नंबर्स फाइनली, तो टोटल इज इक्वल टू ये क्या है अपना 5 फैक्टोरियल इंटू 9C4, ठीक है, माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 8C3। ओके, तो 5 फैक्टोरियल। ओके, अब अपने पास एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, और वो आप मतलब प्रूव भी कर सकते हो इजीली, है ना। फॉर्मूला क्या है, एन सी आर में से अगर मुझे n-1 CR-1 बनाना है, समझिए,
तो इनटू करके मुझे लिखना पड़ेगा एन अपॉन आर। मतलब हमें ऐसा समझना है कि ये एक एन और एक आर जो अगर मैं अपॉन में ले लूँ तो यहाँ पे दोनों पे माइनस वन हो जाएगा। अब इसका यूज़ समझिए, 9c4 है तो ये अगर मैं 9/4 लिख दूँ बार, मैंने क्या लिख दिया 9/4, तो दोनों में से एक एक माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8c3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अरे सॉरी माइनस करके यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल इंटू 8c3 तो एज इट इज है। तो आप देख सकते हो इसमें से मेरा 8c3 कॉमन निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 हो गया इंटू 9/4, ठीक है, माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 24 हुआ। अब 120 मतलब कैंसिल करता हूँ तो 30 4 120, ठीक है। तो देयर फॉर टोटल नंबर्स जो अपने आएंगे वो क्या आएंगे, तो वो अपने आ रहे हैं यहाँ पे, ये 8c3 तो बाहर था, ठीक है, 8c3 मतलब 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब वो 8 × 7 ही हुआ क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुए अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्चुअली ये 8 × 7 ही हुआ, ठीक है। और इंटू अंदर क्या बचा, तो वो 30 × 9 था मतलब 270 माइनस 24, ठीक है। तो 8 7 ज़ा 56 इंटू ये जो मेरा बचा वो बचा मेरा 246, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 13776 आएगा। आप देख लीजिए आंसर वही आएगा अपना 13776। लेकिन आपको ये तरीका करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं और फिर ऐसे और मतलब पैटर्न्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये था अपना कि भाई नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 to 9 इफ डिजिट 7 इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। मतलब क्या है, अपने पास 0 to 9 डिजिट्स है, उनमें से मुझे 5 डिजिट वाला एक नंबर बनाना है, लेकिन वो हर एक नंबर में 7 तो आना ही चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे, देखो अपने पास दो मेथड है, मैंने मतलब ये फर्स्ट मेथड आपको बताई लेकिन वो यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेकंड मेथड। और वो मेथड क्या है सेकंड मेथड, तो आपके पास 0 to 9 मतलब ये टोटल 10 डिजिट्स है, मतलब n इक्वल टू 10, उनमें से आपको 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, मतलब r इक्वल टू 5, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, अपना फॉर्मूला के हिसाब से 5 फैक्टोरियल इंटू दोनों में से 1 1 माइनस कर लो, मतलब n-1 से r-1, ठीक है, तो वो हो गया अपना 9c4, ये अपना फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये अपना टोटल नंबर हुआ। अब ये जो टोटल नंबर्स हुए उनमें वो नंबर भी आ गया कि जीरो, फर्स्ट जीरो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट बना दिया, इसमें तो जीरो भी ले लिया था, ठीक है। तो जीरो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस वाले नंबर को माइनस करना है। तो मतलब क्या करना है कि भाई जीरो फर्स्ट प्लेस पे, मतलब जीरो भी फिक्स है, 7 तो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो मतलब अब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो भाई दो नंबर फिक्स है तो अपने पास 8 नंबर बचे, मतलब यहाँ पे अपना क्या बचा n इक्वल टू 8 बचे, ठीक है। और r इक्वल टू 5 था अपना, r इक्वल टू 5 था, मतलब यहाँ पे समझो n इक्वल टू 10 ही है, लेकिन वो दो नंबर फिक्स होने के कारण वो 10 - 2 हो गए, 8 बच गए, ठीक है। और r इक्वल टू 5 थे लेकिन दो नंबर फिक्स हो गए, तो मतलब अपना r इक्वल टू 3 हो गया। तो मतलब सिलेक्शन क्या होगा 8c3, ये सिलेक्शन है, मतलब हम लोग 3 नंबर और सिलेक्ट कर रहे हैं, ये दो तो है ही और ये 3 और सिलेक्ट किया, तो मतलब टोटल 5 हो गए, ठीक है। अब अरेंजमेंट 4 का ही कर रहे हैं, क्यों 4 का कर रहे हैं, क्योंकि 0 इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, वो तो फिक्स है। तो बाकी ये 4 नंबर है, ये 7 और ये मतलब बाकी के जो 3 नंबर जो भी होंगे वो, ठीक है। तो ये एक नंबर और बाकी के 3 को अरेंज कर रहे हैं, तो वो मतलब टोटल 4 का अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। तो 8c3 इंटू 4 फैक्टोरियल, बस इनमें से इसको माइनस करना है। अब माइनस करते टाइम ये 9c4 की जगह पे मुझे क्या लिखा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एनसीआर का अगर आप n/r कर दो तो यहाँ दोनों में -1 - 1 हो जाएंगे। तो 9c4 का 9/4 कर दो तो दोनों में -1 - 1 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 8c3 को कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया। ओके, चलिए पहले तो इसका आप एक काम करिए सब लोग, ये क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए, और फिर मैं आपको एक सम देता हूं वो आपको सॉल्व करना है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म। भाई कई बच्चे ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास वाले, है ना, तो यही होता है, एक्चुअली यही होता है कि जब पूरा क्लास एक इक्वल पढ़ रहा है, फिर भी एक बच्चा क्लास में फर्स्ट नंबर लाता है और एक बच्चा फेल होता है, ठीक है ना। रीज़न ये है कि जब पढ़ने का टाइम आता है ना, पूरी एक साल का जो प्रोसेस है
ठीक है, रिजल्ट प्रोसेस के बाद निकलता है ना। तो पढ़ने का जब टाइम आता है ना, तब वो टाइम पास कर रहा है और वो पढ़ रहा है, बस यही है। ऐसा नहीं है कि उसने लास्ट महीने में बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। उसने पूरी साल पढ़ा और तुमने टाइम पास किया, चलो कोई बात नहीं। कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 to 9 if digit 7 is to be included, if digit 7 is to be included in each arrangement, in each arrangement। ओके, चलिए ये मेथड हमें नहीं करना है, ये मेथड डेंजर है, क्योंकि ये मतलब टाइम लगाएगी अपने, है ना। हम लोग मेथड करेंगे ये वाला, और करके जो लिखा है। तो ये पूरा मेथड आप लिख दीजिए ध्यान से। कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, मैं आपको वो स्टेप वापस समझाऊंगा। सब लोग लिखिए, और जो नहीं लिख रहे टाइम पास वाले बच्चे हैं, वो समझ लीजिए कि भाई आप लायक ही नहीं हो साइंस वाइंस में। खोटे माँ बाप के पैसे मत बिगाड़ो। साइंस में आना एक क्रेज़ होता है आप लोगों का, कि मैं भी साइंस में जाऊं, लेकिन आप लायक नहीं हो, टाइम पास करते हो। कहीं भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, आई एम हियरिंग यू। अपना ऑडियो अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं वो स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसी हम बहुत सारी पैटर्न्स करने वाले हैं। देखो इसमें एक नंबर फिक्स था, अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट अपने लेक्चर जो होगा उसमें जो मैं आपको सम करवाऊंगा, उसमें 2 नंबर फिक्स होंगे, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते सपोज के नंबर फिक्स हो जाएंगे। के मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। ये सम करोगे तो बाकी के तो मतलब आपको इजी लगेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए और मुझे इसका आंसर जल्दी चाहिए आप में से, कि कितना जल्दी कोई देता है। ओके, चलिए अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, जगह रहेगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which in which four digit numbers can be formed, can be formed can be formed using 0 to 9। अब यूजिंग 0 to 9 में नहीं लिख रहा हूँ, कैन बी फॉर्म यहीं पे स्टॉप कर दिया, मतलब नहीं कहा है, मतलब वो 0 to 9 डिजिट ही है, मतलब यही आपको समझना है, कैन बी फॉर्म इफ इफ डिजिट 3 is to be included, is to be included in each arrangement, in each arrangement। चलो इसका आंसर लाना है, जल्दी लाइए और मुझे आंसर कहिए किसका क्या आंसर आता है। आपको 4 डिजिट नंबर लेना है और उनमें से आपको क्या करना है, तो 3 को फिक्स रखना है। गिव मी आर आंसर फास्ट, वेरी फास्ट। ये अपना मेथड है, वो मैंने यहाँ पे मतलब वापस बता दिया। यहाँ आपको 5 डिजिट लेनी थी, अब आपको 4 ही डिजिट लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 लेनी थी ये क्वेश्चन में, अब जो मैंने आपको लिखवाया उसमें आपको 4 ही डिजिट लेनी है, तो वो 4 डिजिट लेनी है और उनमें एक नंबर फिक्स है, कौन सा, 3। किसका आंसर जल्दी आता है, आई एम वेटिंग। वन 1848, सत्यजीत का आंसर 1848 है। बाकी के बच्चे भी ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं होता है कि जिसने पहला आंसर दिया वो राइट होगा, गलती हो सकती है बच्चे की। अपना मोरल कभी भी डाउन मत करो। आदित्य का आंसर है 1400, है ना, दो देखो दूसरा आंसर भी आया ना, मतलब आप अपने तरीके से करते रहो, कौन क्या कर रहा है अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही चीज़ लाइफ में भी होती है। तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कुछ काम कर रहा है। धरती का आंसर है 1482, गार्की का 1848। तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी वही बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है वो देखते रहोगे तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। तुम अपना काम अपने अच्छे तरीके से अच्छी नीयत से करते रहो, वो तुम ऐसे ही आगे निकल जाओगे, है ना? यही होता है लाइफ में। ओके चलिए देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। ओके देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से था, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म ऑफ डिजिट 3 इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, है ना। तो हमें क्या करना था, तो तब मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स थी। कौन सी 10 डिजिट्स थी, तो वो मेरी थी 0 से लेके 9 तक,
नहीं दिया है तो वही ले लेना है, ठीक है, ऑलवेज याद रखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में दे दे, ठीक है। तो ये मेरी मतलब n इक्वल टू मेरे पास 10 था और उनमें से मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना था, मतलब r इक्वल टू 4 है मेरे पास, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं सोचूं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि भाई उनमें मुझे ये 3 को फिक्स करना है, एक नंबर को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो मतलब दोनों में से अपनी फॉर्मूला क्या है अपनी, तो फॉर्मूला ये है कि n-1 CR-1, ठीक है, और इनटू करके यहाँ पे आता है r फैक्टोरियल। तो दोनों में से एक एक माइनस हो जाएंगे, तो 10 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 3, तो 9 से 3 हो गया, ठीक है। और इनटू में जाएगा, ये r इक्वल टू 4 है तो ये 4 फैक्टोरियल। इसका मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है। किसी बच्चे का आंसर 1848, यश यश गांधी का आंसर आया है, ओके। अब क्या है कि अगर ये जो मतलब मैंने नंबर्स बनाए वो तो बहुत सारे नंबर्स बने, लेकिन उनमें एक नंबर मतलब एक टोटल पॉसिबिलिटीज ऐसे भी आ गई कि जीरो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस वाला भी अंदर अंदर आ गया, तो वो मुझे निकालना है कि भाई जीरो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, जीरो इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, इसको मुझे निकालना है, ठीक है। तो जीरो फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे 4 डिजिट नंबर में, ये 4 डिजिट नंबर है तो उसमें जीरो फर्स्ट प्लेस पे है भाई, इसको ये पॉसिबिलिटीज को मुझे निकालना है, ठीक है। तो वैसे नंबर मतलब टोटल कितने बनेंगे, तो देखो जीरो फर्स्ट प्लेस पे है, 3 फिक्स है, मतलब मेरे फिक्स नंबर 2 हो गए, कौन से हो गए, 0 और 3, 2 हो गए। तो बाकी के अब मुझे 4 डिजिट नंबर लाने हैं, तो बाकी के 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन विवेक विवेक का आंसर 1848 है, ओके चलिए। तो बाकी के 2 नंबर मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे 4 डिजिट लानी है ना। 2 तो फिक्स हो गई मेरी, 0 इज ऑन द फर्स्ट प्लेस और 3 तो फिक्स है ही वैसे भी, ठीक है, तो मुझे 2 ही सिलेक्ट करना है। तो अब मेरे टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो मुझे 2 ही सिलेक्ट करना है, तो मतलब 8C2 आएगा। 8C2 क्यों, क्योंकि 2 नंबर इसमें से निकल गए मेरे, 0 और 3 तो फिक्स है तो वो निकल गए, तो बाकी के 8 में से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 8C2। और इनटू मुझे करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल, क्यों 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 तो फिक्स है, उसका प्लेस भी फिक्स है कि यही है। तो ये जो मतलब टोटल 3 नंबर हुए, कौन से 3 हुए, ये जो मैंने 2 सिलेक्ट किए वो, और एक ये जो फिक्स था वो, तो ये टोटल 3 नंबर मेरे हुए, ठीक है। वो 3 नंबर का अरेंजमेंट यहाँ पे मैं करूँगा तो 3 फैक्टोरियल के मेथड से मतलब प्रोसेस से कर पाऊंगा। तो मतलब अब मेरे टोटल नंबर्स क्या बनेंगे, तो वैसे टोटल नंबर मेरे बन रहे थे 4 फैक्टोरियल इंटू 9C3, और इनमें से 0 फर्स्ट प्लेस पे है ऐसे माइनस करने हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 8C2, ठीक है। तो देखो ये 4 फैक्टोरियल 9C3 में से 9 और 3 को अगर मैं अपॉन में ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 8C5, दोनों में से 8C2 सॉरी, दोनों में से मैंने क्या किया, एक एक को माइनस कर दिया, 9-1 और यहाँ पे हो गया 3-1। ये अपना फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ वापस एक बार कि भाई NCR है, तो आप अगर उसको n/r लिखोगे, ये n/r लिखोगे तो इनटू क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक एक माइनस कर देना पड़ेगा, बस ये अपना फॉर्मूला है। ये प्रूव भी कर सकते हो आप, इसका फॉर्मूला राइट हैंड साइड पर से लेफ्ट हैंड साइड इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना, इसको मतलब सब्स्टिट्यूट करके, ओके। तो ये अपना हुआ, और माइनस ये जो था वो 3 फैक्टोरियल इंटू 8C2 तो था ही, तो मतलब मैं इंदर से 8C2 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये मेरा 3 3 तो वापस कैंसिल भी हो गया मेरा, तो 3 3 9, तो ये 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये मतलब रह गया, ये 8C2 मेरा कॉमन निकल गया, ठीक है। तो 8C2 मतलब क्या है, 8 इंटू 7/2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 है, तो मतलब ये तो 4 हो गया, ओके। 24 3 क्या होगा 72, 72 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ, है ना, तो 72 माइनस 6 तो वो हो जाएगा मेरा 66, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, किन का, ये 66 इंटू 28, तो 66 इंटू 28 करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 1848, है ना। बहुत सारे बच्चों का आंसर 1848 था, तो वो आंसर अपना वो उनका राइट आंसर था, ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है, ओके, और फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसमें कि ये जो यहाँ पे लिख लीजिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये जो 4 डिजिट नंबर्स बनाने थे ना, उसकी जगह पे आपको नंबर बनाना है 7 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ जो 4 डिजिट नंबर्स है उनकी जगह पे आएगा अपना 7 डिजिट नंबर्स। और ये जो फिक्स डिजिट है, जो अपने को फिक्स चाहिए कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए,
वो अपनी है 8। यहाँ पे 8 इज फिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म इफ डिजिट 8 इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। 8 को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब ग्रुप में पब्लिश करना है। 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट मतलब लेक्चर में करेंगे, वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे एक डिजिट फिक्स थी तो फिर 2 डिजिट को फिक्स करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव।